बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सीएनएस की मार्किंग। और सीएनएस जो है ना बहुत मेजर है आपके सेकंड ईयर के अंदर, यानी फिजिक्स का सबसे मेजर टॉपिक जो है वो सीएनएस है। सीएनएस को हम 3 हिस्सों में करेंगे। एक सेंसरी सिस्टम इसका हम करेंगे, एक हम इसका स्पेशल सेंसेस करेंगे और उसके बाद तीसरा हम इसका मोटर सिस्टम करेंगे। साथ साथ मैं बताता जाऊँगा कौन कौन से लेक्चर्स लेना ज़रूरी हैं, किस तरह आपने करना है चीज़ों को, तो उसी तरह करिएगा, उससे आपके लिए आसानी रह जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीएनएस से थोड़ा सा आपको उसकी चीज़ों के बारे में पता हो, उसके लिए आपने ना ये वाला जो पेज है इसको देखना है। और इसके लिए लेक्चर आपने लेना है डॉक्टर नजीब का इंट्रो टू द न्यूरो एनाटमी वाला। ये लेने के बाद ना आपने क्या करना है एयूटी लेक्चर्स पे ना सर साकी के ना लेक्चर्स पड़े हुए हैं सीएनएस के सारे। उनके ना आपने पहले 2-3 लेक्चर्स लेने हैं। उसके अंदर वो क्या करेंगे, वो आपको सीएनएस जो बेसिक सीएनएस लूप है ना, वो बेसिक सीएनएस लूप बनाना आपको सिखा देंगे। अब वो आपको अगर एक दफ़ा बेसिक सीएनएस लूप बनाना आ गया ना, तो यानी आपका एक पूरा का पूरा बन जाएगा कि आपने पढ़ना कैसे हैं चीज़ों को। तो वो एक बेसिक लूप आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये कुछ डिवीजन्स होती हैं, इन डिवीजन्स का आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ना ये नाम आपके डिफरेंट जगहों पे लाजमी आएंगे, यानी टेलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, ये सारा एम्ब्रियोलॉजिकल ना इसकी डिवीजन है। तो इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल डिवीजन भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसलिए ये कर लेना, यहीं से ही कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो ना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर से मैं जो बातें बताऊंगा सिर्फ आपने वही करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाली डायग्राम करनी है। इस डायग्राम के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह आपकी सेंसेशन जो है वो ऊपर ब्रेन तक जाती हैं। तो सेंसरी सोमेटो सेंसरी पार्ट जो है वो ये हो जाता है। फिर इस ये डायग्राम बनी है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से सारा का सारा जो है वो वापस किस तरह नीचे तक आ रहा होता है। तो ये वाली डायग्राम कर लेनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को एक रीड दे देना, बाकी कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमोरी जो होती है वो फंक्शन ऑफ साइनैप्स होती है। तो ये चीज़ कर लेना। और साइनैप्स सेलेक्टिव एक्शन करती है, और इसके अंदर आप फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं, इनहिबिशन भी कर सकते हैं। इसकी आगे हम डिटेल आ जाएगी। आगे ये डिफरेंट लेवल्स हैं, करना चाहो कर लो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेजर इंपॉर्टेंट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो साइनैप्स है। ये 2 साइनैप्स की डायग्राम्स लाजमी करनी है आपने, ठीक है। केमिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, इनका पूरा डिफरेंस अभी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इसके अंदर ना इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन साइनैप्स की क्या होती है। उसके बाद हमारे पास ना केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का डिफरेंस हो गया, तो वो आना चाहिए क्योंकि ये आ जाता है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के ना वो क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। और उसके बाद लेकिन फिर भी हम केमिकल साइनैप्स जो है ना वो ज़्यादा जगहों पे क्यों पाया जाता है, तो उसकी प्रीडोमिनेंस की रीजंस। तो ये बातें पता हो, ये डायग्राम्स कर लो यहाँ से। उसके अलावा फिर यहाँ से ना आपके पास ये आगे बातें ना वही है जो बेसिक साइनैप्स आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब पढ़ा था ना, उसमें भी वही साइनैप्स ही होता है, तो वो कर लेना। यहाँ से इतना ज़्यादा इन चीज़ों को दोबारा बस एक दफ़ा रीड दे देना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जी प्रोटीन वाला वही वाला लिखा हुआ है, इतना कोई नहीं। यहाँ से ये ना कैटाइन चैनल्स, एनाइन चैनल्स, ये देख लेना बस। अच्छा, इसके लिए मैं अगर आपको बिना बताऊँ ना कि इसको किन लेक्चर से करना है तो इस चैप्टर को, तो आपने करना है ब्रेनलेस ना मेडिकोस की वीडियो से। ब्रेनलेस की बहुत अच्छी ना सेंसरी पार्ट की ब्रेनलेस की बेस्ट वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ कर लेना। उनसे आप साथ साथ किताब भी हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन का मैंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि साइनैप्स से पहले अगर हमने फैसिलिटेशन करनी है तो वो किस तरह होगी। और उसके अलावा फैसिलिटेशन प्री साइनेप्टिक भी हो सकती है, पोस्ट साइनेप्टिक भी, इनहिबिशन भी, प्री साइनेप्टिक भी, पोस्ट साइनेप्टिक भी। ये वाली कंडीशंस पता होंगे, एक्साइटेशन किस तरह होती है, इनहिबिशन किस तरह होती है, ये बताओ। ये टेबल करना है कि कौन कौन से आपके पास ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आगे आपको ये भी पता हो कि कौन से इनहिबिटरी हैं, कौन से एक्साइटेटरी हैं। मैंने ई जिनके आगे लिखा हुआ एक्साइटेटरी हैं, जिनके आगे आई है वो इनहिबिटरी हैं। उसके बाद ये न्यूरो मॉड्यूलेटर्स लिखे हुए हैं, ये भी आने चाहिए। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो सारे के सारे थे ना, इनकी यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है, तो ये सारी डिटेल भी आपने करनी है। न्यूरोपेप्टाइड्स भी करना है इनका ना, आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये मैंने डिफरेंस भी बनाया हुआ है। क्या हुआ न्यूरो ट्रांसमीटर्स और न्यूरोपेप्टाइड्स का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिफरेंस आना चाहिए। उसके बाद ये सारी बातें जो है ना पुरानी बातें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कर लेना। ये भी सर साकी ने पढ़ाया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, ये देख लेना। उसके बाद ये सारी बातें भी फजूल हैं। ये फिर आ जाती है ये कि आपके पास ना ईपीएसपी किस तरह बनता है और आईपीएसपी किस तरह बनता है। अब ये सारे देखो मेरे नोट्स बारिश की वजह से ना ख़राब हो गए थे। खैर, तो ईपीएसपी और आईपीएसपी, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन है। आप इसको पढ़ लोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
तो है ना IPSP क्या होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो किस तरह होता है ये देख लेना। उसके बाद वो इनहिबिशन जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी बताई हुई है, तो ये भी देख लेना। फिर इस चैप्टर में से अगली चीज़ इंपॉर्टेंट, स्पैटियल समेशन और टेम्पोरल समेशन, इनका डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस भी लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है, ये कर लेना। ये वो 2 टॉपिक्स हैं, करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो। आगे ये जो फैसिलिटेशन लिखी हुई है ये पोस्ट सिनेप्टिक फैसिलिटेशन होती है, क्योंकि प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन तो अभी मैंने पीछे स्टिकी नोट में दिखाया। यहाँ पे ये लैटरल इनहिबिशन का है। ये लैटरल इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पूरे उसमें आप बार बार पढ़ोगे। ये टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं, इनको एक दफ़ा रीड कर लेना बस। सर ने ये वाला थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो इनका बस हेडिंग्स आनी चाहिए आपको, बाकी रीड करके समझ लेना। मेजर अब इस चैप्टर में से अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये फटीग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा अफेक्ट ऑफ एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वह वो टीचर्स फिर ना ज़्यादा इसमें से वो भी करा रहे होते हैं एक्स्ट्रा बातें, खैर ये वाली करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। सिर्फ आपने यहाँ जो लिखा है मैंने, ये सारी कॉफ़ी टी वगैरह इन सब में क्या होता है ये याद कर लो। और ये जो इसके ना यहाँ पे एक और नाम भी लिखा हुआ था मुश्किल सा, सिकीरो समथिंग, हाँ स्ट्राइचीन, ये भी याद कर लेना। सिनेप्टिक डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, इन सारी स्टेजेस की वजह से सिनेप्टिक डिले होता है, कितना होता है, 0.5 मिलीसेकंड होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये लिखी हुई है। और सिनेप्स की डिजीज कौन सी हैं जी, मायस्थीनिया ग्रेविस है और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है। ये चीज़ हो गई, ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास ना ये अब सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं, ये वाला दूसरा चैप्टर है। इसके अंदर से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल और मोडालिटी ऑफ सेंसेशंस। ये वाला टॉपिक बहुत यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन पूरी की है। अच्छा, आपने ना CNS के लिए एक शॉर्ट बुक भी लेनी है। अब 2 शॉर्ट बुक्स चलती हैं, या राशिद चलती है या फिर ना फ्यूमेरिक चलती है। अगर तो आपने ना गाइटन बिल्कुल नहीं करनी है तो आप राशिद ले लो, लेकिन अगर आपने गाइटन करनी है ना साथ में, बस उसके अंदर से आपने यानी कि जिस तरह आप रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन है, तो अब आपके पास यहाँ पे आपको ना ये पूरा टेबल मिलेगा, ठीक है, इस तरह करने का। लेकिन अगर आप उसे करना चाहो ना यहाँ से, यानी अगर आपने पेपर में जिस तरह लिखना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर आए, तो आप यूँ करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे ना। तो इस तरह करके करना है तो ना फ्यूमेरिक ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास ना एक किताब आपको इनमें से लेनी पड़ेगी, तो वो भी देख लेना। फिर अगला सवाल ये वही क्लासिफिकेशन और रिसेप्टर्स है। अब ये वाली चीज़ जो है ये बहुत इजी सा लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से कर लो ना। इसमें से वैसे उन्होंने रिसेप्टर्स के नाम और किए हुए हैं कौन कौन से हैं, तो ये देख लेना। अच्छा, इसका भी सरसाकी का लेक्चर लाजमी देख लेना, उसमें उन्होंने ना सारा ना उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उन्होंने। फिर रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेशन जो है, ये इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है मैंने, किस तरह रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है, ये इसकी डायग्राम है। उसके बाद ये ना ये वाले बस रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं। फिर आ जाती है जी अडेप्टेशन, कि किस तरह आपके पास अडेप्टेशन होती है। तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन, कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो फास्ट अडेप्ट करते हैं, कौन से स्लो अडेप्ट करते हैं, किस तरह आपके पास अडेप्टेशन होती है, उसका एक मैकेनिज़्म ये लिखा हुआ है, और दूसरा मैकेनिज़्म जो है ना वो हाँ यही लिखा हुआ है, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये हो गया। बाकी एक रिसेप्टिव फील्ड होती है, वो क्या होती है वो यहाँ लिखा हुआ है। आगे इन्होंने ना यही टॉनिक रिसेप्टर्स जो स्लो वाले होते हैं उनको टॉनिक रिसेप्टर्स का, जो फास्ट वाले होते हैं ना फेजिक रिसेप्टर्स का, रीड करते जाओ बस बातें जो मेन है ना। जिस तरह के यहाँ पे 2 दिन लग जाते हैं, कुछ को नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर्स कुछ होते हैं 2 दिन लग जाते हैं, कैरोटिड, इस तरह की बातों को हाईलाइट कर लो, बाकी चीज़ों को पढ़ने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन इस तरह करके दी हुई है, खैर ये इतनी यहाँ पे अच्छी करके नहीं दी हुई, तो ये देख लेना, ये मैंने बहुत अच्छी करके यहाँ पे बनाई है, BRS में इसी तरह की बनी हुई है। तो ये और यही वाली बात सर नीचे भी लिखी है, ये याद कर लो। और इसका भी सर साकी का लेक्चर ना वही AUT लेक्चर्स के अंदर जो लेक्चर है उसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ये वाली बातें फजूल है, इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए अब ना ये ब्रेनलेस का लेक्चर जब आप देख रहे होगे ना, तो ब्रेनलेस आप ये आगे वाला बहुत इजी सा करा देगी। इजी सीन हो जाएगा कि डाइवर्जेंस जो है, अब उसमें आपके पास एक डाइवर्जेंस होती है, न्यूरो ये सर्किट्स है ना, एक डाइवर्जेंस है, एक आपके पास कन्वर्जेंस है, वो बता देंगे आपके पास कि यानी आपके पास डाइवर्जेंस है तो वो आपके पास ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर होती है डाइवर्जेंस। फिर आपके पास ना कन्वर्जेंस है तो वो आपके पास सेंसरी ट्रैक्ट्स में हो रही है। बाकी रिवर रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव सर्किट्स में हो रहा होता है। ये रिवर्बरेटिंग सर्किट्स जो है आपका मेमोरी सर्किट्स में बन रहे होते हैं। सिनेप्टिक आफ्टर डिस्चार्ज ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग सर्किट्स जो होते हैं उनमें ये बनता है।
तो इस तरह करके वो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो वो ब्रेनलेस लाजमी देख लेना, बहुत अच्छा है। बाकी ये सारी बातें फजूल हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाता है ये चैप्टर। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर आगे सबसे पहले आपको जनरल रूल ऑफ सेंसरी सिस्टम बताओ ये। अच्छा, इसको करने के लिए ना आपने अब लेक्चर्स जो लेने हैं वो लेना है आपने, या ये ब्रेनलेस से नहीं करना, आपने ये करना है उससे डॉक्टर नजीब के असेंडिंग ट्रैक्ट्स वाले लेक्चर हैं वो आपने लाजमी लेने हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट के 3-4 लेक्चर हैं, वो आपने लाजमी लेने हैं, वो मस्ट हैं। अगर वो नहीं लोगे तो समझ बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने नोट किए हुए हैं। तो ना आपने वो लेक्चर लेने हैं, उसके अलावा आपको जनरल सिस्टम और सेंसर ये आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ से ना ये आपने सारे रिसेप्टर्स जो है ना, सीनियर मिजनर्स कॉर्पसल, ये सब यहाँ से करने हैं। इनको रीड एक दफ़ा कर लेना। मैंने ये यहाँ पे एक ना ये बनाया हुआ था, ये देख लो। इससे MCQs भी क्योंकि पिक होते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी बहुत है। ये मैंने शायद फर्स्ट एड से बनाई हुई है, ये वाला, इसको देख लेना। उसके बाद ये डर्माटोम्स ना MCQs में बहुत हेल्प करते हैं, और ऐसे ना कॉन्सेप्ट उसमें भी। तो ये डर्माटोम्स मेजर वाले मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने फिजियो से शायद लिखे थे। वो जो मैं बताता हूँ PHYSEO वाला फिजियो, उससे मैंने लिखे थे। ये आसान हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले डर्माटोम्स सारे हो जाते हैं। ये सारे के सारे आपके पास ना ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये ट्रैक्स देख लेना। हाँ, बाकी ये मैंने एक शॉर्ट लेक्चर लिया था, उसमें बस नाम क्या कहते हैं सारों का याद करने के लिए मैंने एक ये फ्लो चार्ट बना लिया था, ट्रैक्स जो होते हैं। बाकी आपको ये पता हो कौन कौन सी सेंसेशन डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के जाते हैं, कौन कौन सी एंट्रोलेटरल सिस्टम के थ्रू जाती हैं। अब अगर हम देखें ना, मैंने डॉक्टर नजीब का लेक्चर देंगे, तो ये मैंने उसके ना लेक्चर से ये जो फ्लो चार्ट था वो बनाया था मैंने पूरा का पूरा। ये ना उनका एक जो उन्होंने ट्रैक्ट पूरा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको ये सारा इसी तरह याद होना चाहिए। ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, हिल गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, और इसकी ये मैंने पीछे डायग्राम बनाई हुई है। तो ये डायग्राम भी देख लें। इसी तरह डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए, पेपर में डायग्राम भी आ जाती है और इसके अलावा थ्योरी भी आ जाती है। तो ये आपको पता हो यहाँ से। ये डॉक्टर नजीब के लेक्चर असेंडिंग ट्रैक्ट्स के सारे लेने हैं। उसके बाद ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का डिफरेंस आ जाता होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ब्रॉडमैन एरियाज़ हैं, इनकी डिटेल आप ना वहाँ न्यूरो में भी कर लोगे। उसके बाद ये होमंकुलस, सेंसरी होमंकुलस, ये आपको बनाना आना चाहिए, बहुत आसान सा होता है। लेग से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर पीछे ट्रंक पहले आ जाएगा, फिर है ना फोर आर्म और हैंड आ जाएगा, फिर फेस आ जाएगा, एंड में टंग आ जाएगा यहाँ पे ये, और ना बस इस तरफ जेनिटल्स आ जाएंगे। ये सारा का सारा हो गया कंप्लीट। फिर आपको पता हो कि आपके जो मेजर लोब्स होते हैं उनका मेजर काम क्या होता है। ये आगे फिर डिटेल में चीज़ें आती वो नहीं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लेयर्स जो है ना उनके फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं कि ना कॉर्टेक्स के लेयर्स के फंक्शन। तो मैंने यहीं पे ना लेयर्स के नाम और उनके साथ में फंक्शंस जो है ना, वो जिस तरह 6th लेयर जो है वो थैलेमस तक जाती है, 5th लेयर जो है वो बेसल गैंग्लिया ना ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। सारे सिग्नल्स इनपुट जो है वो 4th में आते हैं। तो वो जो 2nd और 3rd है ये आपके पास ना दोनों साइडों को मिलाती है थ्रू कॉर्पस कैलोसम, और 1 जो है वो आपका नॉन स्पेसिफिक होती है। यूं करके भी कर सकते हैं आप। बस यही बात है आपको पता होनी। फिर फंक्शंस ऑफ द सोमैटिक, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि ना आपके पास अगर लियन हो गई है ना उसकी सोमैटिक सेंसरी एरिया 1 की, तो क्या होगा ये आपको पता हो। यहाँ से एस्टीरियोग्नोसिस भी अलग से यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे मॉर्फोसिंथेसिस जो है ये अलग से यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि अगर आपका सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया, सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो है एरिया 5-7 ये खत्म हो जाए तो एमॉर्फोसिस, इसको हम ना पर्सनल नेग्लेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर यूनिलैटरल इनअटेंशन टू सेंसरी, यानी बंदा ना अपनी आधी बॉडी जो है ना उसको भूल जाता है कुछ भी करते हुए। तो ये कर लेना। इसके अलावा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता हो। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टिप्स ऑफ द फिंगर्स पे जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा होती है, पर्सन की बैक पे सबसे कम होती है, लिप्स पे बल्कि मैक्सिमम होती है, ठीक है, और बीच में वो टिप्स ऑफ द फिंगर, तो वो देख लेना। बाकी ये होती मेजरनेस कॉर्पसल के थ्रू है। ये वाली बातें MCQ के लिए जो मैंने इधर उधर लिखी होती हैं देख लिया करें। बाकी ये रीड है बस, कुछ इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ना आगे फिर ना ये, हाँ, यहाँ से फिर आगे एंट्रोलैटरल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। अब एंट्रोलैटरल पाथवे जो है उसका भी डॉक्टर नजीब का वही असेंडिंग ना ट्रैक्ट के अंदर ही जो लेक्चर है ना वही है, उसके भी मैंने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये थ्योरी वाला फ्लो चार्ट हो गया। बाकी इसकी जो डायग्राम है ना वो मैंने कहाँ बनाई थी, वो मैंने यहाँ पीछे करके बनाई थी आई गेस, सो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, ये एंट्रोलैटरल पाथवे की ये मैंने डायग्राम बना ली थी। खैर ये डायग्राम आप लेक्चर देखोगे ना आपकी आसानी से बन जाएगी और बहुत अच्छी बन जाएंगी, तो वो देख लेना लाजमी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अब ये ट्रैक्ट्स तो हो गई है, मैंने उनकी समरी क्या कहते हैं एक बना रही थी मेजर बातों की, कि अगर टाइम नहीं हुआ तो एंड में रिवाइज या वाइवा में रिवाइज करने के लिए।
ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, डोर्सल कॉलम सिस्टम और एंट्रोलैटरल सिस्टम, ये पूरा का पूरा डिफरेंस इनका हो जाएगा। कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स के बारे में आपको पता हो क्या होते हैं, यानी कॉर्टेक्स की तरफ जो वापस जा रहे होते हैं वो होते हैं, ये लैटरल इनहिबिशन कर रहे होते हैं और नर्व सिग्नल को बहुत ज़्यादा हाई या बहुत लो होने से बचा रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ना ये चीज़, ये CNS की लियंस के डिफरेंट जगहों पे लियन हो रही है, तो उनसे क्या अफेक्ट होगा, ये सारे MCQs इसी से पिक होते हैं। तो इसलिए ये CNS लियंस यहाँ से भी कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ इस पेज के पीछे भी दी हुई हैं, ये भी देख लेना। देख लिया नहीं, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, हाँ ये भी देख लेना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आखिरी चैप्टर जो है हमारे पास ये है, इसमें से ये फैंटम लिम्ब सिंड्रोम एक्स्ट्रा किताब में नहीं है, लेकिन ये सर साकी को फेवरेट है, उन्होंने कहा था 5 नंबर का सवाल आ सकता है, तो ये देख लेना इसको एक दफ़ा। उसके अलावा आपके पास ना आ जाता है इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला सवाल, फास्ट पेन और स्लो पेन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये फास्ट पेन और स्लो पेन का डिफरेंस आपको आना चाहिए। एक्यूट और क्रॉनिक पेन का डिफरेंस आ जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ पेन जो है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आ जाना चाहिए। मसल स्पाज़्म किस तरह पेन कराती है ये आपको पता, 3 तरीक़ों से कराती है। ये सारी बातें यहीं लिखी हुई है, फास्ट पेन और स्लो पेन का ये सारा डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे इनको रीड एक दफ़ा कर लेना। इसमें इन्होंने सारे ये केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ये केमिकल में जो आपके पास है ना, केमिकल पेन जो होती है वो किस तरह होती है, उसकी कौन कौन से हैं। जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी आपके पास ना डायरेक्टली नहीं एक्साइट करते पेन को, लेकिन वो सिर्फ सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की बढ़ा देते हैं। और ये भी याद रखो, पेन असल में कोई ना सेंसेशन नहीं है, बल्कि ना जब कोई भी सेंसेशन अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट को एक्सीड कर जाए तो उसे हम पेन कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ना ये वो जो मैंने बताया कि टिश्यू इस्कीमिया से हो जाता है, बाकी मसल स्पाज़्म ये। उसके बाद आ जाता है, उन्होंने पाथवेज बताए, तो ये पाथवेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत 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 दफ़ा आते हैं। नियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे और इसके अलावा पैलियोस्पाइनल। अभी जो एंट्रोलैटरल सिस्टम पढ़ा है ना, ये उसी वही ना आपके पास ये दोनों ट्रैक्ट्स बना रहा होता है। नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और पैलियोस डिफरेंट सेंसेशंस लेकर जाते हैं। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, वही फास्ट पेन इसके थ्रू जाती है, स्लो पेन इसके थ्रू जाती है, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी आपको हाइपरएल्जीजिया, एलोडाइनिया, कॉर्डोटमी इसके बारे में पता हो। अच्छा, इसके अलावा इसी चैप्टर के एंड में ना टेम्परेचर के लिए भी ना आपके पास पाथवे उन्होंने पूछा हुआ है, तो ये टेम्परेचर का मैंने पाथवे साथ ही फिर बना दिया, सेम ही होता है, कोई ज़्यादा उसमें औखी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी ये आप जब एंट्रोलैटरल सिस्टम कर लोगे ना, आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा। इस चीज़ों को बस रीड करते जाना। कोई बात आपको लेक्चर के बाद एक्स्ट्रा लग रही हो तो उस ना इसको हाईलाइट कर लेना। यहाँ से सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा के बारे में देख लेना, उसके अंदर इनपुट्स कहाँ कहाँ से आ रही होती हैं और वो रिलीज़ क्या क्या कर रहा होता है। ये यहाँ पे ना, क्योंकि ये आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट हो रहा है, पेन एनाल्जेसिक सिस्टम। ये पेन एनाल्जेसिक सिस्टम की ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप में भी आई थी, असेसमेंट में भी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना शायद प्रॉफ में भी आई थी, शायद, पता नहीं, यार भूल जाता हूँ मैं। लेकिन खैर, एनाल्जेसिक सिस्टम की थ्योरी आपने ये करनी है, क्या डेफिनेशन पहले होगी, फिर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेंटर्स कौन से हैं, उनको अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, और स्टिमुलाई क्या क्या होते हैं। उसके अलावा ये गेटिंग थ्योरी यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बहुत पूछी जाती है, हमारे स्टैंड अप में पूछी गई थी गेटिंग थ्योरी, तो ना ये आप हाँ ये भी था और ये भी था कि स्टैंड अप में, तो ये गेटिंग थ्योरी आपको आनी चाहिए सारी की सारी, तो ये गेटिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी ये वही सारी बातें हैं, ओपियोइड्स, अरे इसको एक दफ़ा रीड कर लेना बस। ये वाले यहाँ पे ना नाम काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, इन सारे नामों को कर लेना। तो ये गेटिंग थ्योरी भी हो गई। गेटिंग थ्योरी वैसे गेनोंग में लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अगर रेफर्ड पेन है, ये रेफर्ड पेन भी यहाँ पे ज़्यादा सही करके नहीं लिखा हुआ, तो रेफर्ड पेन का मैंने ना यहीं पे बनाया था, ये रेफर्ड पेन का क्या डेफिनेशन वगैरह और ये सारा इसको देख लेना एक दफ़ा, वहाँ से भी रीड कर लेना। और हाँ, इसकी डायग्राम भी देख लेना, ये डायग्राम जो है ना इसके अंदर से समझ आ जाती है इसकी, तो ये डायग्राम बस देख लेना रेफर्ड पेन का। बाकी आगे ना एक आ जाता है ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम। अब ये ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम ना इन्होंने किताब के अंदर बहुत ज़्यादा ना वो औका करके लिखा हुआ है। ये इस तरह करना होता है कि एट द लेवल ऑफ द लियन और बिलो द लेवल ऑफ द लियन, तो इस तरह कर लोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ आए ना आए ये लाजमी आता है ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम, तो ये लाजमी कर लेना। ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम सर साकी का भी बहुत फेवरेट है, तो इसलिए ये लाजमी कर लेना ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम। और नेक्स्ट ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम जो है, वैसे किताब में मैं बता दूंगा कहाँ दिया, ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअल है, रीड करनी है। ये बस ये है कहाँ कहाँ रेफर्ड पेन किस किस ऑर्गन की होती है, इस डायग्राम से कर लेना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह हाइपरएल्जीजिया कर लेना है, हर्पीज जोस्टर शिंगल्स इंपॉर्टेंट है। ये सर ना ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के नाम से टिक-डुलर-एक्स को बहुत पूछते हैं, तो ये आपको पता होना, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। उसके अलावा ये ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम जो मैंने बता दिया, यहाँ बहुत खच मारी हुई है, वहाँ पर मैंने जो बताया वो अच्छा लिखा हुआ था।
हेडेक जो है इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस डायग्राम पे जो जो लिखा हुआ है यही बातें कुछ कुछ मैंने की हुई हैं। बाकी इसके अंदर आपके पास आपको माइग्रेन, लेकिन माइग्रेन का ये पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैंने कहीं पीछे करके बनाया था, वो पेज मैं स्किप कर गया हूँ। खैर ये देख लेना, इसी यही वाली बातें थी, तो ये मैं माइग्रेन कर लेना। अच्छा, ये मैंने ना स्पाइनल कॉर्ड लियन, ये हमारी जो वो नोटबुक है ना उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड लियन दी हुई है कि अगर आपके पास ना बिलो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होगी तो ये सब होगा, इसको आप ब्राउन सिकट कह देते हो। अगर आपके पास ना ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडला के लेवल पे होगा कोई लियन, तो आपका अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होगा जिसमें ये सब हो जाएगा। और अगर आपके पास पॉन्स और मिड ब्रेन के लेवल पे होगा तो आपके पास क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया हो जाएगा जिसमें ये सब होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कोई भी लिए वाले पेपर में इसी तरह के सवालात हमारे यहाँ निश्तर में तो यही वाले आते हैं। उसके बाद बाकी एंड में ये वही टेम्परेचर, ये वाली बातें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं ना कोल्ड के लिए, वार्मथ के लिए, और किस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये लाजमी कर लेना। बाकी कुछ इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपके पास आके सेंसरी सिस्टम ख़त्म हो जाता है। मैंने जो लेक्चर्स बताए ब्रेनलेस के लाजमी सारे के सारे सेंसरी सिस्टम के लेक्चर्स लेने हैं, उसके नजीब के असेंडिंग ट्रैक्ट्स के सारे लेक्चर लेने हैं, और बाकी इसके अलावा आपने ना बस और तो मैंने कोई लेक्चर शायद नहीं बताया ना वह। और हाँ सर, साकी के लेक्चर्स जो हैं ना वो AUT लेक्चर्स के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको भी एक नज़र देख लेना। उसमें भी वो सारे ये ट्रैक्ट्स वगैरह और ये सब चीज़ें सेंसरी सिस्टम के उन्होंने कोई पहले 8-9 लेक्चर लिए हैं और वो अच्छे लेक्चर हैं उनमें से, तो वो अच्छे हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। थैंक यू सो मच।